Good morning, students. Today we are going to study language, script and grammar. सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। संसार के सभी प्राणी यानी भाषा होती क्या है। सबसे पहले भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। तो भाषा क्या है, तो संसार के सभी प्राणी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। यानी मेरे मन में अगर कोई विचार आ रहा है, कोई भावना है, तो मैं किसी सामने वाले के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अपना कुछ ना कुछ माध्यम ऐसा बनाऊँगा जिसके द्वारा मैं उसको समझा सकूँ। चाहे तो मैं उसको बोलकर, कोई इशारा करके या किसी अन्य माध्यम से लिखकर। तो जिस माध्यम के द्वारा भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब जो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों, भावनाओं को किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं, उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। दूसरा देखते हैं लिपि। लिपि क्या है, तो भाषा को किसी न किसी माध्यम से लिखा जाएगा और जिस प्रकार की शब्दों का या अक्षरों का उसमें प्रयोग किया जाएगा उसको लिपि के नाम से जानते हैं। यानी कि आरंभ में तो लिखना सीखा नहीं था, धीरे धीरे मनुष्य को अनुभव हुआ और उसने लिखना सीख लिया और ऐसे चिन्ह यानी कि ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जिससे जैसे जो आप बोल रहे हैं, जो समझाना चाहते हैं, उसके लिए आपने एक चिन्ह बना लिया, जिनकी सहायता से जो आप मुंह से ध्वनि निकालते हैं या जो भी आपका विचार होता है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। जैसे बहुत सारी भाषाएं उनकी अलग अलग लिपि है। तमिल की तमिल होती है, कश्मीरी की कश्मीरी, बांग्ला जो भाषा है उसकी बांग्ला लिपि है, अंग्रेजी की रोमन होती है। यानी कि ABCD जो लिखते हैं वो आपका लिपि अगर स्क्रिप्ट बोला जाए तो रोमन होता है। उड़िया की उड़िया होती है, उर्दू की आपकी फ़ारसी होती है, मलयालम की मलयालम होती है, पंजाबी गुरुमुखी होती है, कन्नड़ की कन्नड़ होती है, तेलुगु होती है, असमिया की बांग्ला होती है। यानी कि इस टाइप से आपकी जो जैसे हिंदी का इसमें दिया हुआ है, हिंदी जो आपका वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और जो आपका संस्कृत है, नेपाली है, कोंकणी है, मैथिली, ये सारी भाषाएं जो हैं वो आपकी देवनागरी में लिखी जाती हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अब इसके बाद आता है स्क्रिप्ट। हो गया आपका, स्क्रिप्ट है क्या, तो चिन्ह होते हैं। भाषा क्या है, भाषा भी हो गया। इसके बाद आता है आपका व्याकरण। व्याकरण क्या है, तो व्याकरण भी इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्याकरण है क्या। तो जब हम किसी भाषा को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अनेक नियम होते हैं जिनका ज्ञान भाषा का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। यानी कि कुछ नियम बनाए जाते हैं भाषा को प्रस्तुत करने के लिए। जो नियम बनाए जाते हैं वही एक्चुअल में आपके क्या होता है, व्याकरण होता है। जैसे लड़की अगर बोलती है मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा व्याकरण जो है वो इसमें गलती है, उसको ठीक करने के लिए इसमें एक नियम बनाया गया है कि लड़की अगर है तो वो ये नहीं बोल सकती मैं बाज़ार जा रहा हूँ, उसके लिए मैं बाज़ार जा रही हूँ। मतलब लिंग के हिसाब से आपका मतलब एक नियम बना दिया गया। इसी चीज़ को किस नाम से जाना जाता है, व्याकरण के नाम से जाना जाता है। अब हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं भाषा। तो भाषा आपका क्लियर हो गया होगा। भाषा क्या होता है, मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसको भाषा कहते हैं। और भाषा को भेद जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। वैसे इसका एक भाव और होता है सांकेतिक भाषा, जो आप बिना बोले और बिना लिखे हुए किसी को अगर आप किसी इशारा करते हैं यानी कोई संकेत करते हैं तो इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो मौखिक भाषा, तो जब हम अपने विचारों को बोलकर मुख से प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को क्या कहा जाता है, मौखिक भाषा कहा जाता है। इसमें आप कानों का प्रयोग करते हैं और बोलने के लिए मुंह का प्रयोग करते हैं। आपस में वार्तालाप करना, भाषण देना, टेलीफोन पर बातें करना, रेडियो, टीवी, ये सारे कार्यक्रम जो है ये आपके मौखिक भाषा के उदाहरण है। दूसरा आपका लिखित भाषा। तो जब हम अपने भाव जो होते हैं हमारे या विचार होते हैं उन्हें लिखकर प्रकट करते हैं, भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा को व्यक्ति आँखों से पढ़कर ग्रहण करता है। भाषा और बोली। बोली का तात्पर्य, भाषा का क्षेत्रीय रूप। कोई भी भाषा बड़े भूभाग में बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार कई रूप विकसित हो जाते हैं। ये रूप मूल भाषा से थोड़ा हटकर होते हैं। भाषा के इन रूपों को बोलियाँ कहते हैं। अर्थात इससे हम समझ सकते हैं कि जो एक विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे हिंदी है, तो हिंदी कोई एक छोटे से क्षेत्र में नहीं बोला जाता है। हिंदी आपका एक विस्तृत यानी कि पूरे देश में बोला जाता है। तो ये एक भाषा हो गया। और बोली जनरली अपने अपने क्षेत्र की एक अपनी अपनी होगी। जैसे हरियाणवी होगी तो एक वो छोटे से क्षेत्र में बोली जाती, भोजपुरी होगी, गढ़वाली होगी,
ब्रज भाषा हो गई, मेवाड़ी हो गई, कन्नौजी, मैथिली, खड़ी बोली, कुमाऊनी, जितनी भी ये बोली हैं तो ये क्या है, ये सब हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं, है सब में हिंदी, लेकिन इसमें हिंदी से थोड़ा सा हटकर कुछ इनका रूप बदल दिया गया है। तो जो रूप बदला गया है उसी को क्या बोला जाता है, बोली बोला जाता है। और एक ये छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। दोनों में अगर अंतर की बात की जाए तो भाषा जो है वो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, और बोली जो होती है वो प्रायः एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। और ये भाषा का ही रूप होता है, इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। बोली में प्रायः साहित्य रचना नहीं होती, लेकिन कभी कभी कोई बोली इतनी विकसित हो जाती है कि उसमें साहित्य रचना और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगता है, तब वह बोली एक भाषा का रूप ले लेती है। यानी कि बोली जो होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो क्षेत्रीय बोली है, आपके जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जो ग्रामीण भाषा है, उसमें आपकी कोई साहित्य रचना नहीं की जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है कि एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। जैसे पहले किसी एक गाँव में ही वो भाषा बोली जाती थी, फिर वो पूरे शहर में बोली जाने लगी, फिर आसपास के शहरों में बोली जाने लगी, पूरे राज्य में बोली जाने लगी। जब वो काफ़ी विस्तृत रूप में बोली जाती है तो वो बोली क्या है, आपकी भाषा बन जाती है। फिर उसमें आपका साहित्य निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो खड़ी बोली, जिसकी गणना आज की समृद्ध भाषाओं में होती है। इसे आज हम हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। खड़ी बोली जो है उसको हम हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। लिपि के बारे में जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। और सभी भाषाएं एक ही लिपि में नहीं लिखी जाती, यानी कि सब आपने देखा होगा, जैसे हम हिंदी लिखते हैं वैसे इंग्लिश नहीं लिख सकते, वैसे हम मराठी नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से ये लिपि जो है इनकी अलग अलग है। हिंदी लिपि जो होती है वो आपकी देवनागरी में लिखी जाती है, और इसके अतिरिक्त जो है हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, मैथिली, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। यानी कि अगर कहीं पर संस्कृत लिखा हुआ है, मराठी लिखा हुआ है, मैथिली लिखा हुआ है, कोंकणी लिखा हुआ है या नेपाली, तो इनको हम पढ़ सकते हैं। उसका मतलब समझ आए ना आए, क्योंकि ये लिखा जाता है, जैसे आ होता है तो उनके में भी आ आएगा, क होता है तो उनके में भी क आएगा, सब शब्द यही होंगे, क्योंकि लिपि जो है इसकी वो एक ही है। लेकिन इसमें जो भाषा के हिसाब से वो हम किसी चीज़ को कुछ बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वो समझ हमको आए ना आए लेकिन हम पढ़ लेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर तमिल में लिखी गई है तो तमिल को हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझना तो दूर की बात है, पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके जो अक्षर होंगे वो देवनागरी लिपि से अलग होंगे, उसके जो चिन्ह होंगे वो देवनागरी लिपि से अलग होंगे। कश्मीरी को भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, बांग्ला भी नहीं पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी, रोमन, अंग्रेजी अगर हमको हिंदी अगर पढ़ना आता है तो हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर अंग्रेजी हमको आता है, उसके हमें चिन्ह पता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो ही हम अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। इसी प्रकार ये आपकी मेन मुख्य रूप से क्या हो गई, लिपि। बहुत सारे लिपि हैं, इसको आप लिख लेंगे और समझ लेंगे। भाषाएं जो है वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल उनको किया गया है। और इसके बारे में वैसे एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले पानी। यानी कि हर एक कोस, यानी कि कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, तो हर एक 3 किलोमीटर का जो एरिया होता है वहाँ पर आपका पानी बदल जाता है। यानी कि यहाँ पे पानी जैसा होगा, यहाँ से आप 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ का पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। और 4 कोस पर बदले पानी, यानी कि अगर आप 12 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल कर जाते हैं, अपने घर से 12 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तो वहाँ की जो भाषा होगी, वहाँ की जो बोली होगी, वो आपकी बिल्कुल दूसरी हो जाएगी। तो हमारे देश में कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं या कितनी भाषाएं प्रचलित हैं, इसके बारे में बोलना अत्यंत कठिन है। हमारे संविधान में केवल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें ये सारी हैं असमिया, तमिल, बांग्ला, मलयालम, सिंधी, कश्मीरी, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, मराठी, संस्कृत, हिंदी, ये सारी जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं, इसके अलावा और भी हैं। तो ये सारी हमारे संविधान में है। हमारे देश में हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। लगभग 70% लोग जो हैं वो हिंदी समझते हैं और बोलते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर दूसरी भाषा भले ही आती हो, जैसे उड़िया आती है अगर किसी को, तो वहाँ के भी लगभग 70% लोग ऐसे होंगे जिनको हिंदी बोलना भी जानते होंगे और उनको समझना भी आता होगा। 30% लोग ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं बोल पाते होंगे, ना समझ पाते होंगे। ऐसी सारी भाषाओं में हिंदी भाषा का मानक रूप, जब किसी भाषा का विस्तार व्यापक क्षेत्र में हो जाता है तो क्षेत्र विशेष के प्रभाव के कारण उसके मौखिक और लिखित रूपों में विभिन्नता आने लगती है। हिंदी में भी बहुत शब्दों के रूप मिलते हैं, जैसे ठंडा, ठंडा, जाए, जाए, इसलिए, इसलिए। मतलब इनमें देखा जाए तो दोनों का लिखना अलग है और उसका मौखिक रूप अलग है। ऐसी स्थिति में देश भर के लोगों को समस्या को देखते हुए हिंदी के विभिन्न रूपों को एक रूपता लाने के लिए हिंदी का एक मानक रूप निर्धारित किया गया है। इससे हिंदी के प्रयोग में सुगमता और एक रूपता आई और हिंदी का भाषा का प्रचार प्रसार आपका काफ़ी बढ़ गया। भाषा के जो आपके रूप होते हैं, तो रूप क्या होते हैं, जैसे एक तो होती है हमारी मातृभाषा जो हम
अपने बचपन से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीख करके आते हैं, ये हमारी मातृभाषा हो जाती है। दूसरी होती है हमारी राष्ट्रभाषा, तो वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि मातृभाषा तो हमने अपनी माँ से और परिवार से सीखा, और राष्ट्रभाषा वो है जो एक पूरा देश जो होता है उसके निवासी जो भाषा बोलते हैं वो आपकी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्यों? क्योंकि 70% निवासी जो हैं वो यहाँ की भाषा को मतलब हिंदी को समझते और बोलते हैं। अगला है आपका राजभाषा। तो ऐसी भाषा, राजभाषा का मतलब हो गया ऐसी भाषा जो आपका सरकारी कामकाज जितने होते हैं कार्यालयों में उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसको राजभाषा के नाम से जाता है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर होता है, इसे एक ना समझे। भारत में कार्यालयों में कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी राजभाषा हो गई। राजभाषा के लिए अगर बोला जाए भारत की कौन सी है, तो हिंदी तथा अंग्रेजी, क्योंकि कार्यालयों के जितने भी काम होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किए जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा अगली होती है आपकी संपर्क। ये दोनों क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रभाषा क्या है, जो यहाँ के निवासियों के द्वारा बोली जाती है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं। राजभाषा जो काम में उपयोग में लाई जाती है यहाँ के, यानी कि सारे काम जो किए जाएंगे आपके उसमें आपका प्रयोग किया जाएगा। अगला है आपका संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। बात की जाए अगर पूरे देश में तो हिंदी में बात कर ली जाती है, और विश्व में अगर हमें किसी से बात करना है तो अंग्रेजी आना चाहिए। जब हम किसी भाषा को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो हम कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अनेक नियम होते हैं जिनका ज्ञान भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। ये नियम मिलकर व्याकरण कहलाते हैं। यानी कि जब हम किसी भाषा को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता पड़ती है। नियम के बिना भाषा का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कोई उसको कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, शुद्ध रूप उसका असंभव हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। शुद्ध रूप में जो हम ज्ञान शास्त्र का या भाषा का जो ज्ञान करते हैं शुद्ध रूप में, या उसके जो नियम होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, व्याकरण। व्याकरण के कुछ अंग होते हैं। वर्ण विचार। व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संयोग और शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार इस विभाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, लिंग, भेद, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। पद विचार, इसमें शब्द जो होता है जब वो किसी, जैसे शब्द मतलब होता है कोई भी एक सिंगल शब्द, और पद शब्द को ही बोला जाता है, लेकिन कब बोला जाता है, जब उसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य में कोई भी शब्द प्रयोग किया गया है तो उसको पद के नाम से जाना जाता है। और पद विचार के अंतर्गत हम उसमें रूप परिवर्तन, पद रचना, पद भेद तथा पदों के कार्य का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, तो इस अंग के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ छोटे की पॉइंट्स हैं। जिस माध्यम के द्वारा भावों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन इसका एक और भेद होता है सांकेतिक। लिखित भाषा किसी दस्तावेज या सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जा सकता है। मतलब अगर हमें कोई चीज़ बोल करके हमने किसी को बता दी तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन अगर हमने लिख दिया तो वो हम कभी भी देख सकते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, और जो हम चिन्ह लेके आते हैं ध्वनियों को लिखने के लिए उसको लिपि कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, और जिस शास्त्र में भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसमें आप जो जैसे भाषा का लिखित रूप क्या है, तो भाषा का लिखित रूप क्या होता है, लिखित भाषा। ठीक है, लिखित रूप क्या होता है, लिखित भाषा कहलाता है। जिस शास्त्र में भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको व्याकरण कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, देख लेंगे एक बार। देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें स्टार्टिंग में क्लियर था आपका राजभाषा, क्योंकि इसमें राष्ट्रभाषा जो होती है वो क्या होती है, जो बोली जाती है राजभाषा, जो कामकाज किया जाता है। विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है, तो विश्व में आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी इसकी जो है वो संपर्क भाषा है, क्योंकि किसी दूसरे देश के व्यक्ति से बात करने के लिए आपको अंग्रेजी में ही बात करनी होगी। भारत की संपर्क भाषा, तो भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, इसमें आप हिंदी भरेंगे। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन भाषा में ही होता है, यानी कि जो संपर्क भाषा है संपर्क भाषा में ही किया जाता है आपका। यानी कि जिस क्षेत्र का जो
क्षेत्र रहेगा उसमें आप जो प्रकाशन करेंगे वो हमेशा आपका संपर्क भाषा में किया जाएगा। यहाँ पे वैसे दिया भी होगा इसका। हिंदी दिवस आपका ये रहा 14 सितंबर, इसको आप कर लेंगे वहाँ से। और पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन आपका संपर्क भाषा में ही होता है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी ये तो आपको मिल ही जाएगा। हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भाषा और बोली का अटूट संबंध है। मौखिक भाषा का औपचारिक रूप होता है। हिंदी में सभी शब्दों के 2 रूप होते हैं। इनको आप पढ़ेंगे बुक से और ये आप खुद से कर लेंगे। प्रश्न भी आपको ये सारे इसमें मिल ही जाएंगे बुक से आप करके, और इसको बुक में कॉपी में कर लेंगे, और जब भी आपका टर्न आएगा आगे तो उसमें आप इसको चेक करा लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। आगे का टॉपिक आपको आगे भेजा जाएगा। थैंक यू।